नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं तुर्की के ऊपर। दोस्तों, खबरें कुछ इस तरह से आई हैं कि बांग्लादेश के अंदर तुर्की जो है वो खास इंटरेस्ट ले रहा है और बांग्लादेश के साथ करार कर कर वहां पर हथियारों की फैक्ट्री का निर्माण करना चाहता है। दोस्तों, इससे न केवल भारत के लिए खतरा पैदा हो जाएगा कि भारत के बगल में जो बांग्लादेश है वो एक तरह से जो है दुश्मनों का अड्डा बन सकता है, जहां पर वो हथियार बना सकते हैं। उसके साथ साथ वो एक ऐसी फैक्ट्री के रूप में भी दोस्तों डेवलप हो सकता है जो ना सिर्फ बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करेंगे बल्कि और दूसरे देशों को भी हथियार सप्लाई करने के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, तुर्की आखिर जो है एक बिल्कुल पिद्दी भर का देश, वो इतना कैसे आक्रामक हो रहा है भारत के प्रति, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले दोस्तों हम देखते हैं कि तुर्की और भारत की ताकत की तुलना करते हैं कि वास्तव में जो है तुर्की कहाँ ठहरता है। तो दोस्तों, तुर्की जो है, आप ये मानिए कि जो इसकी सैन्य शक्ति है वो विश्व के अंदर 9वें रैंक पर आती है, 9th रैंक पर है। 9वीं बड़ी शक्ति के रूप में तुर्की स्थापित है। और दोस्तों, इसके जो सैन्य खर्च बताया जाता है तकरीबन $40 बिलियन का खर्च करता है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो तुर्की का एक अनुमान लगाया जाता है कि तकरीबन 3,55,000 जो इसके सैनिक हैं और इतने ही आसपास जो है लगभग 3,78,000 के आसपास इसके रिजर्व सैनिक भी हैं। उसके बाद दोस्तों, जो लड़ाकू विमान की संख्या है वो तुर्की के पास जो है 201 है। भारत के पास 500 से ज्यादा लड़ाकू विमान है दोस्तों। उसके बाद जो है ये सारे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और दूसरे विमानों को दोस्तों काउंट कर बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है परमाणु पनडुब्बियां आप देखेंगे तो 12 पर जो है पनडुब्बियां इसके पास हैं तुर्की के पास। और उसके साथ साथ जो है 50 परमाणु हथियार भी ऐसा बताया जाता है कि तुर्की ने बनाकर अपने पास रखे हुए हैं। और दोस्तों, ये इतना उछलता और इतना फुदकता क्यों है ये भी आप समझिए। नाटो का देश है दोस्तों, तो इसको ये लगता है कि अगर कहीं भी मैं भिड़ूंगा तो नाटो के देश तो मेरे को बचाने के लिए आ ही जाएंगे। दोस्तों, यही कारण है कि जो ये पश्चिम से जितनी ही साजिशें होती हैं उसमें देशों को, नाटो के देशों को मुहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है और कुछ क्षेत्रों के अंदर अशांति पैदा करने के लिए इनको वहां इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये सिर्फ अकेले तुर्की का काम नहीं है दोस्तों कि भारत के बगल में पड़ोस में आकर जो है वो फैक्ट्री करा। आपने देखा था कि किस तरह से इसने जो है पाकिस्तान के साथ जब भारत की झड़प हुई थी तो अपना एक को दोस्तों किस तरह से जो है पाकिस्तान के बंदरगाह पर भेज दिया था। हालांकि ये बताया कि ये एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन दोस्तों जिस तरह की उसने हरकतें उस समय पर करी थी वो साफ बताती हैं कि पाकिस्तान को वो खुलकर पीछे से सपोर्ट कर रहा था जैसे चाइना सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, इतिहास में जानने की कोशिश करते हैं आखिर तुर्की और भारत के बीच में जो ये तनाव उत्पन्न है वो कैसे है। दोस्तों, तुर्कों का जो भारत पे आक्रमण जो बताया जाता है वो दो मुख्य तौर पर आक्रमणकारी हैं जिनका बताया जाता है कि भारत के ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया था। पहला आक्रमण दोस्तों महमूद गजनवी ने किया था, जो 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 17 बार जो है भारत के ऊपर आक्रमण किया। 17 बार। इसका विशेष मकसद होता था लूटपाट। कहने का मतलब ये लूटपाट करने वाला एक ही लुटेरा था। ये आता था, लूटपाट करके चला जाता था धन संपदा को करके, लेकिन इसने शासन करने की कभी कोशिश नहीं करी दोस्तों। और ऐसी भी कहानियां मिलती हैं कि जब ये लूटने आता है सोमनाथ मंदिर को तो राजपूतों ने कहा था कि हम इसको रोक देंगे दोस्तों, कि ये जो है अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो बताया जाता है सोमनाथ मंदिर में जो पंडित हैं उन्होंने बताया कि तुम क्या भगवान की रक्षा करोगे, भगवान तो दूसरों की सबकी रक्षा करते हैं। ऐसी उल्टी बुद्धि दोस्तों, कुबुद्धि जो है भारत के अंदर पैदा हुई, जिसके कारण जो है इनको मौका मिला और ये आकर भारत में मनमाने तौर पर लूटपाट करके गए। राजपूतों ने दोस्तों इनसे टक्कर ली, दबा हर जगह प्रॉपर टक्कर ली, लेकिन आप देखिए कि उनका जो उत्साह है वो इस तरह से तोड़ दिया जाता था कि मंदिर को लूटने आए, भगवान अपनी रक्षा कर लेंगे, तुम क्या भगवान की रक्षा करोगे। इस तरह का जिक्र कहानियों का दोस्तों सुनने में मिलता है। उसके बाद जो दूसरा तुर्क दोस्तों आक्रमण भारत में बहुत जो इंपॉर्टेंट जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी की टक्कर होती है पृथ्वीराज चौहान से। और दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान से ये जो टक्कर है वो बताया जाता है कि 1175 से जो है इसने आक्रमण करना शुरू करा और पहला जो तराइन का युद्ध हुआ वो 1191 में हुआ। मोहम्मद गौरी की टक्कर होती है पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से हारता है ये दोस्तों, और पृथ्वीराज चौहान इसे जलील कर वापस भेज देता है, भगा देता है दोस्तों, मारता नहीं है जान से।
फिर ये फिर दोबारा से जो है सेना इकट्ठा करता है और आकर लड़ता है, और इंटरनल गद्दारी की वजह से दोस्तों पृथ्वीराज वो चौहान वो युद्ध हार जाता है। दोस्तों इसीलिए चाणक्य ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि घायल दुश्मन को, और खास तौर से ऐसे दुश्मन को जो आपके ऊपर ताक रख के बैठा हुआ है, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ये गलती करते हैं कि इसको जिंदा छोड़ देते हैं, और वो वापस पलट के आता है, और उसका खामियाजा पूरे भारत को भुगतना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि इस हार के कारण ही भारत के अंदर जो मुस्लिम शासन है उसकी स्थापना होती है, और हम देखते हैं कि काफी समय तक जो है ये दिल्ली में अपनी सल्तनत बनाकर रखते हैं पृथ्वीराज चौहान को हरा देने के बाद। लेकिन दोस्तों अगर पृथ्वीराज चौहान ने इसका पहले युद्ध में ही सर कुचल दिया होता तो ये सर नहीं उठा पाता दोस्तों। अब यही सपने पाल के फिर दोबारा ये तुर्की बैठा हुआ है। दोस्तों किसी ने बहुत सही कहा है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। दोस्तों भारत की 140-50 करोड़ की आबादी, और जो है आप अगर तुर्की की आबादी देखेंगे 8.5 करोड़ की इसकी आबादी है। अगर सारे भारतीय मिलकर कुल्ला भी कर देंगे दोस्तों तो ये तुर्क जो है वो बह जाएगा। और ये जो परमाणु हथियार लेकर जो बैठा हुआ है दोस्तों, अगर कहीं परमाणु युद्ध हो गया तो पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की का भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये दोस्तों नाटो के दम पर जो ये उछल रहा है, ये छोटे छोटे जो पिछले यूरोपीय देश हैं, ये जैसे कहते हैं कि गली के जो 4-6 गुंडे आपस में इकट्ठा हो जाते हैं और सोचते हैं कि जहां हम चाहेंगे उसको दबा लेंगे। तो ये नाटो के जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, ये रसिया के साथ ऑलरेडी उलझे हुए हैं। अगर इन्होंने एक गलती और कर दी कि भारत या चीन जैसे किसी बड़े देश के साथ ये उलझ गए, तो यकीन मानिए दोस्तों इन यूरोपीय देशों के साथ साथ इस तुर्की का भी वो हाल होगा जो इतिहास में कभी भी नहीं देखा और सुना गया होगा। दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, तुर्की जो इतना उछल रहा है और भारत के आसपास जिस तरह से षड्यंत्र कर रहा है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।